हेलो दोस्तों, शुरू करते हैं सी टेट के लिए इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, 5वीं कक्षा की शिक्षिका तथा उसके शिक्षार्थियों ने अपनी अपनी क्यारी में एक राजमा का पौधा उगाया। हर 2 दिन के पश्चात वे उसकी लंबाई जांचते तथा लिखते। 3 सप्ताह के पश्चात उन सभी ने अपने परिणामों को ग्राफ के माध्यम से दर्शाया। इस कार्य में जिन परिक्रमण कौशलों पर बल दिया गया है वे हैं। क्वेश्चन क्या है कि 5वीं कक्षा की एक अध्यापक है, एक शिक्षिका है। वो क्या करती है, अपने विद्यार्थियों के लिए एक एक राजमा का पौधा लगाने के लिए कहती है। एक क्यारी बना दी, उसमें सभी विद्यार्थियों से कहती है कि इस क्यारी में सभी एक एक पौधा राजमा का लगाएंगे और सभी अपने अपने पौधे की, जो पौधा जिस बच्चे ने लगाया है वो उसका क्या करना है, 2 दिन बाद उसकी जांचना है, हर 2 दिन बाद उसको, और उसमें जो परिवर्तन आते हैं उनको लिखना है और फिर ये कार्य 3 सप्ताह तक करना है और उसके जो परिणाम आते हैं 3 सप्ताह तक वो एक ग्राफ पेपर पे उस पौधे को दर्शाना है। तो ये जो कार्य हो रहा है इसमें कौन से कौशल पर बल दिया जा रहा है? ऑप्शन देखते हैं। पहला है नापना तथा संप्रेषित करना, ये राइट आंसर है। यानी कि जब ग्राफ पेपर पर उसको दर्शाया जा रहा है, बच्चा पौधे का आकलन करता है, उसको देखता है, तो ये हो गया उसको नापना। आज इतना बढ़ा, आज इतना सेंटीमीटर पौधा बढ़ा, 2 दिन बाद फिर इतना सेंटीमीटर बढ़ा, हर 2 दिन बाद उसका निरीक्षण किया जा रहा है, उसको नापा जा रहा है पौधे को। और संप्रेषित करना यानी कि संप्रेषण भी हो रहा है, साथ साथ उसको लिख रहे हैं, उसमें जो परिवर्तन हो रहे हैं उसको बच्चा लिख रहा है। तो लिखने द्वारा भी जो संप्रेषण होता है, तो लिखित संप्रेषण हो रहा है यहाँ पे, तो राइट आंसर है पहला, नापना तथा संप्रेषित करना। दूसरा ऑप्शन है परिकल्पना तथा अनुमान लगाना। तो अनुमान वाली तो कोई बात नहीं, सारी चीज़ें प्रैक्टिकल हो रही है तो अनुमान इसमें नहीं लगाया जा रहा और ना इसमें किसी तरीके की परिकल्पना की जा रही, भविष्यवाणी भी नहीं की जा रही इसमें, और ना ही इसमें कोई अनुमान लगाया जा रहा, क्योंकि सारी चीज़ें प्रैक्टिकली बच्चों के सामने हो रही हैं। बच्चा खुद उसमें इन्वॉल्व है और खुद बच्चा उन चीज़ों को कर रहा है। गणना करना तथा अनुमान लगाना, तो अनुमान 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 तीनों ऑप्शन में अनुमान है, ये नहीं होंगे। पहला ऑप्शन राइट होगा, नापना तथा संप्रेषित करना। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखते हैं आज का। अगला क्वेश्चन है, कुछ वस्तुएं पानी में तैरती हैं। कुछ वस्तुएं पानी में तैरती हैं एवं कुछ वस्तुएं पानी में डूब जाती हैं। ये अवधारणा कक्षा 5 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रभावशाली तरीके से संपादित होगी? नीचे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें बताया गया है कि कुछ वस्तुएं पानी में तैरती हैं और कुछ वस्तुएं पानी में डूब जाती हैं। तो ये जो अवधारणा है इसको 5वीं कक्षा के बच्चों के लिए एक प्रभावशाली तरीके से संपादित करना है। तो ये वो तरीका कौन सा होगा, सबसे प्रभावशाली तरीका? तो ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है प्रेक्षण के द्वारा, दूसरा ऑप्शन है प्रेक्षण और चर्चा के द्वारा, तीसरा ऑप्शन है प्रेक्षण, प्रयोग और निष्कर्ष निकालने के द्वारा, और चौथा ऑप्शन है केवल सर्वेक्षण द्वारा। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 3, प्रेक्षण, प्रयोग और निष्कर्ष निकालने के द्वारा। यानी कि क्या है, उसका ऑब्जर्वेशन करना चीज़ों को, उनका पहले प्रयोग करना प्रैक्टिकली, पानी में पानी लिया, उसमें बर्फ़ डाल दी, बर्फ़ तैरने लगी, फिर पानी में कोई भारी चीज़ वस्तु डाली, वो पानी में डूब गई, तो इसका प्रयोग करना साक्षात, फिर उसके निष्कर्ष पर पहुंचना कि क्यों बर्फ़ तैरी और क्यों कोई भारी चीज़ डाली जो वो पानी में डूबी, और उनका प्रेक्षण करना, ऑब्जर्वेशन करना। तो ये सबसे प्रभावशाली तरीका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के आकलन का संकेतक नहीं हो सकता? यानी कि जो प्राथमिक स्तर पर जो पर्यावरण अध्ययन को जो हम आकलन करना चाहते हैं उसका संकेतक निम्न में से कौन सा नहीं हो सकता? ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है संधारण या फिर अवधारणा, दूसरा ऑप्शन है विश्लेषण, तीसरा ऑप्शन है सहयोग, और चौथा ऑप्शन है न्याय के लिए सरोकार, यानी न्याय के लिए चिंता। तो इसमें क्या है, विश्लेषण करना, ये तो प्राथमिक स्तर पर है। पर्यावरण अध्ययन में क्या है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन सब्जेक्ट में आकलन करने के लिए विश्लेषण करना ये है। दूसरा सहयोग भी पर्यावरण अध्ययन में है, ये भी संकेतक है पर्यावरण अध्ययन का आकलन करने का। और चौथा है ऑप्शन है न्याय के लिए सरोकार, यानी कि
सरोकार का मतलब है यानी कि चिंता। एक बच्चा न्याय के लिए, न्याय एक तरीके से क्या कह सकते हैं कि बच्चे को जो वो चाहता है, जो चीज़ें वो उसको खुले तौर पर वो चीज़ें उसके सामने उसको क्लियर करी जाए, वो चीज़ें बिल्कुल स्पष्टता एक तरीक़ा से। तो इसमें जो है संधारण यानी अवधारणा जो है प्राइमरी प्राथमिक स्तर पर अवधारणाएं नहीं बनाई जाती, ये संकेतक इसका नहीं हो सकता। बाकी विश्लेषण, सहयोग और ये सारी तर्क की चीज़ें हैं, और ये अवधारणा जो है ये अवधारणा तार्किक चीज़ है, और ये दो तीन ऑप्शन है ये रियलिटी की चीज़ें, सारी साक्षात चीज़ें हैं, तो ये तीनों राइट हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुषमा चाहती है कि उसके छात्रों को पेड़ों के संरक्षण के लिए संवेदनशील बनाया जाए। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसा करने की सबसे उपयुक्त रणनीति है? यानी सुषमा क्या चाहती है कि छात्रों को पेड़ों के संरक्षण के लिए संवेदनशील बनाया जाए, बच्चों को पेड़ों के जो गुणों के बारे में बताया जाए, उनकी सुरक्षा के बारे में बच्चों को टच किया जाए, उनको आंतरिक रूप से उनको पेड़ों की के साथ जोड़ा जाए, संवेदनशील माना जाए, मतलब आंतरिक रूप से बच्चों को पेड़ों के साथ जोड़ा जाए, उनकी भावनाओं को। तो उसके लिए सबसे उपयुक्त रणनीति कौन सी होगी? तो पहला ऑप्शन है समूह चर्चा करना। चर्चा में तो एक दूसरे के विचार सामने आ जाएंगे, पर उसमें रणनीति तो कोई नहीं बनी। दूसरा पोस्टर लगाना, पोस्टर लगा दिए, उससे भाई सभी लेंगे और पोस्टर लगा देंगे, तो एक दूसरे के ऊपर थेपने वाली बात होगी, वो उससे पोस्टर लगा के, यानी हम दूसरों से कराना चाहते हैं, खुद उसमें इन्वॉल्व नहीं है। अबे बच्चों को एक पौधे को अपनाने और पोषित करने में मदद करना, ये राइट आंसर है। बच्चों को उससे कह दी कि एक पौधा तुम्हारा है, ये आज से ये लगा है, इसकी देखभाल, इसमें पानी डालना और इसकी सारी जिम्मेदारी आपकी है, तो बच्चा जिम्मेदारी लेगा, और उसमें अगर उसके लिए कोई जो परेशानी आएगी या फिर परेशानी ना भी आए, तो उसमें उसको बच्चे की टीचर के द्वारा मदद करना, उसको पोषित करने में टीचर के द्वारा मदद करना, ये सबसे बेहतर तरीका है। चौथा है कक्षा में बहस आयोजित करना। बहस से भी कोई निष्कर्ष नहीं होने वाला, यानी कि ये भी उपयुक्त रणनीति नहीं है संवेदनशील बनाने के लिए। तो राइट आंसर है ऑप्शन थर्ड, बच्चों को एक पौधे को अपनाने और पोषित करने में मदद करना। अगला क्वेश्चन है, अभय ने अपने छात्रों से उन बीमारियों पर समूह में एक सर्वेक्षण करने के लिए कहा। यानी अभय कोई अध्यापक है, उसने क्या किया, अपने छात्रों से उन बीमारियों पर अध्ययन करने के लिए क्या, समूह में इकट्ठे होकर, यानी कि एक समूह बनाओ, और समूह बनाने के बाद में क्या करना है, उन बीमारियों पर अध्ययन करना है, जो आस पड़ोस में जिन बीमारियों से लोग पीड़ित हैं, अपने आसपास जिन बीमारियों से लोग पीड़ित हैं, उनका अध्ययन करना है एक समूह में। तो पाठ्यपुस्तक में सर्वेक्षण का उल्लेख नहीं किया गया है, और इस सर्वेक्षण का पाठ्यपुस्तक में उल्लेख नहीं किया गया है, किस तरीके से आपको सर्वेक्षण करना है, इसका कोई जिक्र पाठ्यपुस्तक में नहीं है, आपको अपने तरीके से उनका सर्वेक्षण करना है। एक शिक्षण अधिगम की रणनीति के लिए कौन सा विकल्प प्रासंगिक है? नहीं है, यानी कि अब इसके लिए कौन सा, नीचे जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से प्रासंगिक नहीं है, यानी कि उपयुक्त नहीं है। देखते हैं पहला, इससे बच्चों को वास्तविक जीवन के साथ सीखने में मदद मिली। ये तो ठीक है, बच्चा जाएगा, ऑब्जर्वेशन करेगा, बीमारी के बारे में जानकारी लेगा, तो वास्तविक जीवन के साथ बिल्कुल उसको मदद मिली, ये तो राइट है। इससे बच्चों को डेटा हैंडलिंग समझने और एक साथ काम करने में सक्षम बना, ये भी ठीक है भाई, इकट्ठे होकर जाएंगे, सारे ग्रुप में काम करेंगे, तो उनको क्या है, और जो जाके बीमारियों के बारे में जानेंगे, उनको नोट करेंगे, तो ये उनके बारे में, बीमारी के बारे में डेटा इकट्ठा करेंगे, तो ये इसके लिए भी बच्चों को सक्षम बनाया। तीसरा है, इससे समुदाय को उन बीमारियों को समझाने में मदद मिली जिनसे पीड़ित है, ये गलत है, समुदाय को मदद नहीं मिली, बीमारी को समझाने में समुदाय के लिए कोई मदद नहीं मिली, बल्कि बच्चों को बीमारी को जानने में क्या है, मदद मिली इससे, तो ये बिल्कुल गलत है ऑप्शन है, और राइट आंसर इसका यही रहेगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। चौथा ऑप्शन देखते हैं, इसने समुदाय के साथ बातचीत करने का अवसर प्रदान किया, ये भी ठीक है, जब बच्चा जाएंगे वो बीमारी के बारे में जानेंगे, तो वो समुदाय के साथ बातचीत करेंगे, तो इससे क्या है, उनके लिए अवसर मिलेगा समुदाय के साथ बातचीत करने का बीमारी के बहाने से, तो ये राइट आंसर है इसका थर्ड। इससे समुदाय को उन बीमारियों को समझने में मदद मिली जिनसे वो पीड़ित थे, बल्कि समुदाय के लिए मदद नहीं मिली उससे, बल्कि क्या है, उनसे बच्चों को उस बीमारी के बारे में जानकारी एकत्रित हुई समाज से। अगला देखते हैं, आपातकालीन परिस्थिति के बारे में जानने, आपातकालीन परिस्थिति के बारे में बात करने के लिए प्रिया ने बच्चों के अनुभव पूछे। जब उन्हें किसी आपात स्थिति का सामना करना पड़ा, बच्चों ने आग, बिजली के झटके और दुर्घटना के साथ साथ अपने अनुभव सुनाए। यानी कि क्या है, आपातकालीन परिस्थिति के बारे में बातचीत करते हुए प्रिया जो अध्यापिका है, उन्होंने बच्चों से उनके अपने अनुभव पूछे कि आपके
अनुभव क्या है जब आपके पास किसी आपातकालीन स्थिति में आप फंसे हो, तो उस टाइम आपके मन में क्या प्रतिक्रिया हुई, उसके बारे में बच्चों से पूछा। तो बच्चों ने किस किस चीज़ों के बारे में बताया। बच्चों ने बताया बिजली के झटके, जब बादल होते हैं बिजली झटके झटके कड़क होती है, तो उसके बारे में बताया। किसी बच्चे ने सड़क दुर्घटना के बारे में बताया, किसी ने आग लगी कहीं पे, उसका अनुभव साझा किया क्लास में। ठीक है। तो उन्होंने प्रश्न पूछे, उनकी मौजूदा समझ का आकलन किया। फिर उन जब बच्चों ने उनसे अपनी अपनी जो घटनाएं जीवन की बताई, तो उनसे रिलेटेड फिर उसने क्या किया, प्रिया जो टीचर है उसने उनसे क्वेश्चन पूछे। फिर उससे आगे बढ़ के उसने क्या किया, समाचार पत्रों से सड़क सुरक्षा विज्ञापनों जैसे संसाधनों का प्रयोग करके सुरक्षा पहलुओं पर चर्चा की। फिर क्या किया, जो समाचार पत्रों में जो सुरक्षा से संबंधित जो न्यूज वगैरह जो थी, वो उन्होंने अध्यापिका ने इकट्ठे किए और उन पहलुओं पर फिर चर्चा की बच्चों से, सुरक्षा के पहलुओं पर। फिर आगे क्या किया अध्यापिका ने, और इसी क्रम में आगे बढ़ते उसने क्या किया, आग और बिजली के झटके पर सुरक्षा दिशा निर्देशों पर चर्चा की। चर्चा के लिए एलपीजी और इलेक्ट्रिक बिल का इस्तेमाल किया। यानी कि जो गैस सिलेंडर, जो घर में एलपीजी गैस होती है घरेलू गैस, उसका जो बिल बन का आता है जब सिलेंडर भरता है, और ऐसे ही जो बिजली का बिल आता है, उन बिलों को लेकर के उनका इस्तेमाल किया बच्चों को इनके बारे में समझाने के लिए। तो ये कौन से दृष्टिकोण के अंतर्गत ये सारे कार्य वो प्रिया जो अध्यापिका हैं वो कर रही हैं। अनुभवनात्मक अधिगम दृष्टिकोण, अन्वेषण दृष्टिकोण, मानववादी दृष्टिकोण, संज्ञानात्मक दृष्टिकोण। तो इसका राइट आंसर है अन्वेषण दृष्टिकोण। ठीक है। अन्वेषण दृष्टिकोण के अंतर्गत ही ये सारी क्रियाएं की जाती हैं। अगला देखते हैं 7वां, समुदाय एक महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम संसाधन है क्योंकि। समुदाय एक महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम संसाधन है क्योंकि बुजुर्ग लोग बुद्धिमान हैं और उनके पास समय है। ये बात ठीक है, समुदाय में बुजुर्ग लोग रहते हैं और उनके पास समय है। ठीक है। ये वास्तविक परिस्थिति में सीखने का अवसर प्रदान करते हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन, बुजुर्ग रहते हैं पर वो अधिगम से उनका कोई लेना देना नहीं है इस चीज़ का, यानी कि वो लोग बुद्धिमान है और उनके पास समय भी है, तो उसमें अधिगम की तो कोई बात नहीं हुई। दूसरा है, यह वास्तविक परिस्थिति में सीखना का अवसर प्रदान करते हैं, यहाँ पे अधिगम की बात हो रही है। जब समाज में समुदाय है जो, उसमें वो एक महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम में का एक संसाधन के रूप में जब हम उसको देखेंगे, तो संसाधन के रूप में हमें क्या प्राप्त होगा, एक वास्तविक परिस्थिति में सीखने का अवसर प्रदान करेगी वो। तीसरा है, कोई भी समुदाय में उपलब्ध समस्त ज्ञान को बिना आलोचना के स्वीकार कर सकता है। ये तो बिल्कुल गलत है। आलोचना तो उस ज्ञान की भी होती है जो वैज्ञानिक प्रमाणित होते हैं, उनकी भी आलोचना होती है, तो बगैर आलोचना के तो स्वीकार उसको नहीं किया जा सकता। और चौथा है, यह सस्ता और सुलभ है। इसमें आर्थिक भी कोई बात नहीं हो रही क्वेश्चन में, सस्ता और सुलभ वाली भी, आसानी वाली भी। तो राइट आंसर है इसका दूसरा, यानी कि यह वास्तविक परिस्थिति में सीखने का अवसर प्रदान करता है। समुदाय क्या है, एक महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम संसाधन है। वो इसलिए है क्योंकि ये वास्तविक परिस्थिति में सीखने का अवसर प्रदान करते हैं, क्योंकि जिस परिस्थिति में बच्चा रहता है उसी परिस्थिति में बच्चा सीखता है इससे। 8वां क्वेश्चन है, ईवीएस शिक्षण अधिगम में कक्षा में प्राप्त अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ने और इसे स्मृत करने का तात्पर्य क्या है। ईवीएस यानी इन्वायरमेंटल स्टडीज में शिक्षण अधिगम में क्या है, कक्षा में प्राप्त जो अधिगम है, यानी जो किताबों का प्रयोग करके या और पाठ्यक्रम का प्रयोग करके जो कक्षा में जो अधिगम किया गया है विद्यालय, और फिर उसको विद्यालय के बाहर के जीवन के साथ उसको जो सीखी हुई चीज़ें उनको बाहर के जीवन में प्रयोग करना और उनको स्मृत करना यानी मजबूत करना। तो ये इसका क्या मतलब है। पहला ऑप्शन है, वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों और चिंताओं को पाठ्यपुस्तकों से लिंक करना। इसलिए थोड़ी हमने उसको अपने ज्ञान को बाहर इस्तेमाल करेंगे कि बाहर की जो समस्याएं उनको अपनी किताबों में ला के नहीं उनको ऐड कर दें, ये तो बिल्कुल गलत हो गया। पूर्ण विद्यालय दृष्टिकोण, ये विद्यालय का दृष्टिकोण भी पूर्ण रूप से नहीं है। तीसरा है, पाठ्यचर्या से बाहर जाना, पाठ्यचर्या से बाहर भी जाने का मतलब इसमें नहीं है। चौथा है, पाठ्यपुस्तकों से बाहर जाना, ये राइट आंसर है, यानी कि जो इसमें पूछा है, यानी विद्यालय के ज्ञान को बाहर के जो वो है बाहर का जो जीवन है उससे जोड़ना और स्मृत करने का तात्पर्य है पाठ्य पुस्तकों से बाहर जानी है। जो पाठ्य पुस्तकों से जो बातें जो सीखी हैं, जो पाठ्य पुस्तकों में लिखी हुई हैं, उनको वास्तविक जीवन के साथ जोड़ना है, यही पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9वीं कक्षा 3 के छात्रों को रमा ने सिखाया कि पिता, माँ और उनके बच्चे एकल परिवार का गठन करते हैं और यदि दादा दादी एवं अन्य रिश्तेदार साथ रहते हैं तो यह विस्तारित परिवार है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? तो इसमें क्या है कि जो 3 के जो छात्र हैं कक्षा 3 के, और रमा जो अध्यापिका हैं, वो बताती हैं उनके लिए कि अगर एक माता पिता और उनके बच्चे हैं तो वो एकल परिवार है, और अगर उनके साथ इनके अलावा भी दादा दादी या फिर और कोई रिश्तेदार रहता है तो एक विस्तारित परिवार है। तो अब आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? नीचे दिए गए ऑप्शनों के से रिलेट बताना है। तो पहला ऑप्शन है रमा अपने छात्रों के प्रति असंवेदनशील है। ये तो गलत हो गया, असंवेदनशील नहीं है बल्कि वो संवेदनशील है, बच्चों की संवेदना परिवार के साथ वो जोड़ना चाहती है। दूसरा है शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेशी नहीं है। ये राइट आंसर है, यानी कि जो शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण है वो समावेशी नहीं है। हो सकता है जो उसने तरीका जो बताया है परिवार का जो समझाने का, वो आधे बच्चों को समझ में आ जाए, आधों को ना आए, दो को समझ में आए बाकी को नहीं आए, क्योंकि और बहुत सारे तरीका हैं परिवार के जो ये जो डिफरेंस हैं इनको समझाने के, परिवार के बारे में बताने के और भी बहुत सारे तरीके हैं। तो ये समावेशी दृष्टिकोण उसका नहीं है, ये इसका राइट आंसर है। अगला ऑप्शन देखते हैं। परिवार की अवधारणा को इसी तरह सिखाया जाना चाहिए। ये तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि एक तरीका नहीं है सिखाने का, बहुत सारे तरीके हैं और वो बच्चों के लेवल को देखते हुए वो तरीके इस्तेमाल अलग अलग तरीके करने चाहिए टीचर को। तो ये अवधारणा को इसी तरह सिखाना चाहिए, बिल्कुल गलत होगा। परिवार की परिभाषा गलत है, ये भी नहीं है। एक परिवार की बहुत सारी कई सारी परिभाषाएं हो सकती हैं, तो ये परिवार की भाषा हम इसको गलत नहीं कहेंगे, सही है, लेकिन ये समावेशी नहीं है, क्योंकि समावेशी शिक्षा में क्या है, कई तरीके कई विधियाँ उपयोग की जाती हैं। हो सकता है किसी एक तरीके से, एक पार्टिकुलर विधि से जो ये रमा द्वारा बच्चों के लिए बताई गई है, इससे सभी बच्चों की समझ में परिवार के बारे में ना आए, इसलिए कोई अन्य विधि का उपयोग किया जाना चाहिए। देखते हैं 10वां, निम्नलिखित में से कौन सी ईवीएस कक्षा गतिविधि है या गतिविधियाँ हैं। यानी कि ईवीएस जो कक्षा है, इन्वायरमेंट स्टडीज की जो कक्षा है, उसकी गतिविधियाँ नीचे दी गई हैं, उनमें से कौन कौन सी है। तो ईवीएस की कक्षा में हम क्या क्या करते हैं? चित्र पढ़ना, चित्रों को पढ़ते हैं। जैसे एक कहानी है, उसमें चींटी है, एक कबूतर है, एक व्यक्ति है, एक शिकारी है। तो क्या है, चींटी सबसे पहले पानी में गिरती है तो कबूतर एक पत्ता लाता है, चींटी को पत्ते बैठा के निकाल देता है, ठीक है, तो उसकी हेल्प करता है चींटी की। तो एक दिन क्या होता है, शिकारी आता है बंदूक लेके, वो बंदूक से पक्षी को मारना चाहता है, इतने में चींटी आके उसके पैर को खा जाती है, पैर को काट लेती है। तो पैर को काटने के बाद में शिकारी के हाथ से बंदूक गिर जाती है और वो पक्षी उड़ जाता है, तो वो उसकी मदद करती है। तो इस चित्रों की सहायता से बच्चे अनुमान लगाते हैं, तो ये तो ईवीएस की कक्षा में होता है। फील्ड भ्रमण ये भी होता है, यानी किसी नज़दीकी पार्क में घुमाने के लिए बच्चों को ले गए, वहाँ पे ऑब्जर्वेशन कराने के लिए रियल। श्याम पट्ट का प्रयोग भी, ये भी ईवीएस की यानी इन्वायरमेंटल स्टडीज में श्याम पट्ट का यानी बोर्ड का, ब्लैक बोर्ड का उपयोग भी किया जाता है। तो सभी ऑप्शन ठीक है, यानी उपयुक्त सभी का प्रयोग, सभी गतिविधियाँ ईवीएस की कक्षा में की जाती हैं।